ओके, let's come to XAMPP, make a new folder। बल्कि बेस पीएचपी का हमारे पास यहाँ पे फोल्डर था, इसी के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल है, यहीं से हम लोग एक नई एक फाइल बनाते हैं, इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो ओपन फोल्डर में विजुअल स्टूडियो मेरे पास सेकंड स्क्रीन पे ओपन है, तो मैं वहां से इस फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ कंप्लीटली, एंड देन आई विल शेयर विद यू गाइस। ओके, सो हियर वी आर। ये इंडेक्स डॉट पीएचपी हमारे पास है फाइल, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं या रीनेम कर लेते हैं, इट्स अप टू अस। रीनेम कर लेते हैं तो क्योंकि यहाँ पे गिट भी है, यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर गिट भी है, और इसका मतलब यह है कि विजुअल स्टूडियो के अंदर आपके पास टर्मिनल भी होता है आई थिंक। तो टर्मिनल अगर हमारे पास यहाँ पे चल रहा है तो वी कैन चेक कि हमारी कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे अभी काम कर रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे डेव की ब्रांच है और डेव वकास है। डेव असा नहीं, किसी और, मुझे लगता है कि हम गिट रिपोजिटरी को देख रहे हैं। तो टर्मिनल में ओपन करना चाह रहा हूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे। हम टर्मिनल में आते हैं, ऑप्शन में न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे बॉटम पे टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पे गिट स्टेटस लिखते हैं, तो ऑन ब्रांच डेव गिट रिमोट डैश वी करेंगे तो हमें बता देगा कि किस आप लोग ब्रांच के साथ कनेक्टेड हैं, किस ओरिजिन के साथ कनेक्टेड है। तो हमारा ओरिजिन है जी टेक ग्रुप 2/4/2023, और लास्ट कमिट मैसेज लॉग से देख सकते हैं, गिट लॉग। तो हमने लूप्स पढ़े थे लास्ट टाइम पे। तो वी डू अ थिंग, हम इस कोड को शिफ्ट कर लेते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे इंडेक्स बेसिक डॉट पीएचपी के नाम से, या सिर्फ बेसिक डॉट पीएचपी के नाम से, और ये वाला सारा कोड मैं वहां पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल ए कॉपी, कंट्रोल वी सेव, और गेट स्टेटस करें। तो बेसिक डॉट पीएचपी नई फाइल आई है, अनट्रैक्ड है। गेट एड बेसिक डॉट पीएचपी, गेट कमिट moved old code to basic PHP file, learning stuff for test group to April 2023। ये मैंने कमिट मैसेज दे दिया जी। ठीक है, और अब हम इंडेक्स डॉट पीएचपी को यहाँ से एम्प्टी कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारी इंडेक्स डॉट पीएचपी हो गई। अब वी ना हो कि हम लोग एचटीएमएल पीएचपी के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम सिंपल एचटीएमएल का यहाँ पे टैग लिखेंगे, एंड वी कैन स्टार्ट विद एचटीएमएल। पीएचपी की फाइल में डायरेक्ट एचटीएमएल लिखी जा सकती है, जहां पे आपको पीएचपी की जरूरत है वहां पे आप पीएचपी के टैग्स दें, पीएचपी ओपन क्लोज करें और पीएचपी को इस्तेमाल कर लें। यानी मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो पीएचपी ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे कोई भी पीएचपी का कोड लिख सकता हूँ, लाइक इको, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। लेट्स चेक, हमारे पास एम्प चल रहा है जी सिस्टम में। तो एम्प हमारे पास चल रहा है जी। ठीक है, और अब हम ब्राउजर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ब्राउजर पे आते हैं, लोकल हो स्लैश बेस पीएचपी के नाम से हमारा फोल्डर है।
ये वकास प्रिंट हो गया। अब इसके बॉटम पे मैं कोई भी कोड करूंगा तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैंने एक जो लास्ट टाइम डेटाबेस स्टार्ट की थी, मैं उसी को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सारे रिकॉर्ड मैं अपने पीएचपी के प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो देख सकूं। और उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि हम अगर प्रोजेक्ट में हैं तो स्टार्ट में एक लॉगिन फॉर्म आ जाए। लॉगिन फॉर्म में हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड लिखें, लॉगिन करें और सीधा हम लोग आ जाए डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर हमें एक टेबल नजर आए और उस टेबल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, उनकी क्लास नजर आ रही है, वहां से हम ऐड अपडेट डिलीट ये सारी फंक्शनैलिटी जो है वो रन कर सकें। ठीक है, तो अब लॉगिन करवाने के लिए इस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई टेबल ऐसा होना चाहिए जो यूजर का रिकॉर्ड होल्ड कर रहा हो। यानी एक डिफॉल्ट यूजर हो जिसका नाम एडमिन है, उसका पासवर्ड पहले से डेटाबेस में हो और आप आगे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। तो डिपेंड करता है कि आप डेटाबेस के पासवर्ड के साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर पासवर्ड मैच करता है तो आप यूजर को लॉगिन करवा देंगे। अगर मैच नहीं करता यूजर को आप मैसेज दिखा देंगे कि योर पासवर्ड डजंट मैच और यूजर नेम पासवर्ड इज रॉन्ग। एक ये लॉजिक है। दूसरी ये है कि आप डेटाबेस में चेक नहीं करते, आप चेक करते हैं अगर यूजर ने एडमिन एडमिन लिखा है यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में, तो आप उसको लॉगिन करवा दें। तो जरूरी नहीं है कि डेटाबेस के का टेबल होगा तो लॉगिन स्क्रीन बन सकती है। लॉगिन स्क्रीन आप वैसे भी बना सकते हो। सो हम कोड में आते हैं और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं लॉगिन डॉट पीएचपी। और इस फाइल के अंदर हम अपना जो काम करना चाहते हैं इजीली वो कर सकते हैं। HTML हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जी, और हेड, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी क्लोज, और बॉडी के अंदर मैं एक फॉर्म चाह रहा हूँ। तो एक डिव बना लेते हैं, उस पर क्लास देते हैं और उस क्लास को हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कंटेनर है। और इसमें हम लोग अपना एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और उस फॉर्म के अंदर हम लोग मजीद कुछ डिप्स बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्लास ले लेते हैं जी फील्ड ग्रुप की। और इसमें एक लेबल होगा और एक फील्ड होगी। इनपुट टाइप टेक्स्ट, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट देंगे। फोन नंबर के लिए इनपुट टाइप फोन दे सकते हैं, ईमेल के लिए इनपुट टाइप ईमेल दे सकते हैं। तो वो टेक्स्ट बॉक्स ही बनाएगा लेकिन उसमें आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करने की फैसिलिटी देगा। फोन नंबर में आप नेम नहीं लिख सकेंगे फिर। तो आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा और लेट्स क्लोज इट। लेबल हम यहाँ पे दे लेते हैं जी यूजर नेम, और एक और फील्ड ग्रुप यहाँ से हम कॉपी करते हैं, इसमें हम दे देते हैं लेबल जी पासवर्ड। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब हमारे इसी प्रोजेक्ट के अंदर फाइल है लॉगिन डॉट पीएचपी। इंडेक्स की फाइल डिफॉल्ट चलती है इसलिए हमें उसका नाम नहीं लिखना पड़ता यूआरएल में। यहाँ पे लिखेंगे तो ये यूजर नेम और पासवर्ड हमारे पास आ गया। इस फॉर्म के अंदर हम लोग अपना यूजर नेम लिखेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे एंड वी कैन लॉग इन टू डैशबोर्ड। ये बात समझ आ रही है कि हमने एक लॉगिन डॉट पीएचपी की फाइल क्रिएट की, उसमें एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड अगर हम लोग लिखते हैं तो वी कैन गो टू डैशबोर्ड विद द हेल्प ऑफ पीएचपी रिडायरेक्शन। यस, नो, नो। तो बात समझ आई कि नहीं, कहाँ से शुरू किया मैंने? ओके, ठीक हो गया जी, मान लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपने लिखना है। पासवर्ड, आपका यूजर का पासवर्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता। ये क्यों डिस्प्ले हो रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे टाइप नहीं बताई। यहाँ पे अगर आप टाइप पासवर्ड कर देंगे तो फिर आपका पासवर्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, करेक्टर्स की फॉर्म में स्टैरिक्स आएंगे।
कुछ भी आप लिखेंगे अब स्टारिक्स आएंगे बिकॉज ऑफ इनपुट टाइप पासवर्ड। और इस फॉर्म को सबमिट कराने के लिए हमें एक बटन चाहिए, तो हम यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, फील्ड ग्रुप को ही कॉपी करते हैं और उसमें हम लोग ये लेबल खत्म कर देते हैं। लेबल हमें नहीं चाहिए, इनपुट टाइप सबमिट। फॉर्म के अंदर सबमिट बटन बनाने के लिए आपको इनपुट टाइप सबमिट देना है। नेम आप देते हैं, हर फील्ड का एक नाम होता है और उसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू में सबमिट देंगे तो बटन की जो लेबल होगा ऑटोमेटिकली इसमें जो टेक्स्ट लिखा आएगा वो सबमिट लिखा आएगा। अगर हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो बटन का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको लॉग इन लिख देता हूँ, तो अब यहाँ पे वैल्यू में जो मैंने लिखा है वो लिखा आएगा। ठीक है, और ये नेम का एट्रीब्यूट क्या करता है ये हम अभी देखते हैं। हम ऐसे करते हैं, इस फॉर्म में वैल्यू कोई लिखते हैं एडमिन और 1 2 3 4 लिखते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट हुआ और वापस हम उसी पेज पे आ गए। आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म जब सबमिट हो तो आप किसी और पेज पे चले जाएं, इसके लिए फॉर्म के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट बताना पड़ता है, वो है एक्शन का, कि क्या एक्शन परफॉर्म हो जब फॉर्म सबमिट हो। तो अगर आप एक्शन को एम्प्टी रहने देंगे, याद रखिएगा फॉर्म सेम पेज के ऊपर आपको वापस ले आएगा। अगर मैं एक्शन के अंदर कोई और साइट दे देता हूँ, जैसे मैं गूगल का लिंक दे देता हूँ, तो ये एक्शन आपको फॉर्म सबमिट होने पे गूगल पे ले जाएगा। कुछ भी लिखें, लॉगिन पे क्लिक करें, इट विल टेक यू टू गूगल। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। एक्शन क्या करता है फॉर्म में? एक्शन का काम होता है फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा तो उस फॉर्म को रीडायरेक्ट किधर करवाना है। ऑटोमेटिकली आप HTML में वो पाथ बताएंगे और आपका फॉर्म उस पेज पे सबमिट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि हम इस को ना इसी पेज में रहने देते हैं। उसकी एक रीजन है, मैं अभी वो लेटर ऑन आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक एक्शन है और दूसरा आप PHP में चाहते हैं कि आपके जो फॉर्म की वैल्यूज हैं वो PHP को सबमिट हो, तो आपको यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे। तो हर इनपुट फील्ड का नाम डिफरेंट होगा। जैसे पहली का नाम होना चाहिए यूजर नेम और दूसरी का नेम होना चाहिए जी पासवर्ड। सेव करें, रिफ्रेश करें, एडमिन टेस्ट। अब लॉगिन करें तो आप देखेंगे आपको URL में ये दोनों वैल्यूज नजर आएंगी। ठीक है, अगर जब तक मैंने नाम नहीं दिए थे, मैं इसको कंट्रोल-Z करता हूँ और अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं जितनी दफा मर्जी सबमिट कर लूँ क्वेश्चन मार्क के बाद कोई भी चीज नहीं आएगी। जब तक मैं फॉर्म में किसी इनपुट फील्ड के अंदर नेम नहीं दूंगा, PHP डाटा पिक नहीं करेगी। तो PHP आपका डाटा पिक कर ले, इसलिए आपको यहाँ पे नेम लाजमी दे रहे हैं। काफी बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं, नेम असाइन नहीं करते और खपते रहते हैं कि हमें डेटा नहीं मिल रहा। ठीक है जी, यूजर नेम और पासवर्ड आपका आ गया। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, अब सबमिट करेंगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको अब मिल रहा है। अच्छा, अब ये यूजर नेम और पासवर्ड आपका URL में शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट। ये मैंने डेवलपर कंसोल खोला है, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे मोर टूल्स पे आकर डेवलपर टूल्स पे क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा, या आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें ये एक नेटवर्क का हमारे पास टैब है, नेटवर्क का टैब है। इस नेटवर्क के टैब को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की टाइप्स आ रही होती हैं। जैसे ही मैंने इसमें अब डाटा लिखा हुआ, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो एक रिक्वेस्ट गई है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडर्स की ऑप्शन आती है। हेडर्स में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड URL क्या है जी, localhost/base/php/login.php, यूजरनेम एडमिन पासवर्ड इज दिस, रिक्वेस्ट मेथड इज गेट। फॉर्म जब भी सबमिट होगा बाय डिफॉल्ट मेथड हमेशा गेट होगा। और गेट का मतलब ये है, गेट एक ऐसा समझ लें कि एक रिक्वेस्ट मेथड है जिसमें आपका जो डाटा है वो URL में एक्सपोज होता है। आप फॉर्म में जो भी सबमिट करेंगे वो URL में नजर आएगा। और इस URL से डाटा अब आप कैसे ले सकते हो, ये वो कंसेप्ट है जो काफी सारे लोगों को जल्दी पता नहीं चलता। तो हम लोग क्योंकि एक्शन हमने एम्प्टी रखा हुआ है और फॉर्म सबमिट कर रहे हैं और बिहेवियर क्या है कि फॉर्म सबमिट होकर वापस उसी पेज पे आता है। ठीक है, तो जब वापस उसी पेज पे आता है और मैं चाहता हूँ कि ये जो यूजर नेम और पासवर्ड लिखा है मैं इसको PHP में गेट करूँ और इस पे कोई चेक लगाऊं, ठीक है, कि क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो ठीक है या नहीं।
मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। मैं फॉर्म जैसे सबमिट करता हूँ, एक रिक्वेस्ट जाती है जो कि नेटवर्क में मुझे नजर आएगी। ये रिक्वेस्ट जा रही है login.php को हमने कॉल किया है, और उसमें हमने जो रिक्वेस्ट मेथड लिखा देखा है वो है गेट। ये जूम मैंने किया हुआ बच्चे। रिक्वेस्ट मेथड जो है वो गेट है। गेट का मतलब ये है कि आपने रिक्वेस्ट जब की है रिसोर्स की, गेट रिक्वेस्ट का मतलब होता है आपने सर्वर से कोई चीज मांगी है, ये फलानी चीज मुझे लोड कर दो, उसके साथ साथ आपने कुछ डाटा भेजा है, यूजर नेम और पासवर्ड भेजा है। अब हमारा काम है कि हमने पीएचपी में इस यूजर नेम और पासवर्ड को रीड करना है और इसकी प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है। गेट में हमेशा याद रखिएगा, जब भी फॉर्म सबमिट होता है बाय डिफॉल्ट तो वो हमेशा गेट रिक्वेस्ट के साथ सबमिट होता है। जब फॉर्म गेट रिक्वेस्ट के साथ सबमिट होता है तो इन दैट केस आप जो डाटा है वो गेट से रीड कर सकते हैं। तो पीएचपी के अंदर गेट और पोस्ट की डिफरेंट अरेज होती हैं, डिफॉल्ट अरेज होती हैं। ठीक है। तो हम पीएचपी में आते हैं। ये अभी पहले देयर वाज अ स्टूडेंट, क्या नाम था इनका, आरिफा मुनीर कह रही थी मुझे समझ नहीं आती है एचटीएमएल और पीएचपी इकट्ठे लिख रहे होते हैं या लॉजिक नहीं बनती। तो आप किसी भी जगह पे जहां पे आपको डाटा सर्वर से चाहिए वहां पे पीएचपी स्टार्ट रन कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट में पीएचपी के टैग और ओपन और क्लोज किया हुआ है, किस लिए कि मैं यहाँ पे हमेशा अपनी गेट रिक्वेस्ट प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो अब पीएचपी की कुछ डिफॉल्ट अरेज होती हैं जिनके अंदर डाटा ट्रेवल करता है, जैसे एक गेट अरे है। तो हम प्रिंट करवाने के लिए मैंने आपसे कहा था मैं प्रिंट आर आपके साथ शेयर करूंगा, तो दिस इज द टाइम के प्रिंट आर का क्या मतलब है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो प्रिंट आर के अंदर मैंने लिखा $_गेट। ये डिफॉल्ट पीएचपी का वेरिएबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल वेरिएबल अरे गेट। ये पीएचपी का बिल्ट इन वेरिएबल है, हमने नहीं बनाया। जब भी फॉर्म सबमिट करते हैं हमेशा वैल्यूज इसमें जाती हैं। हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो हमें फॉर्म की वैल्यूज नजर आएंगी कि एक अरे सबमिट हो रही है, उसमें यूजर नेम में एडमिन लिखा आ रहा है और पासवर्ड में पासवर्ड लिखा आ रहा है। और ये अरे किस तरह की है जी? ये अरे किस तरह की है? सिंपल अरे है। अरे किस टाइप की है जी? कौन सी अरे है? 2D? कहाँ से 2D है? तुम लोगों को लकब दिया करने हैं, अब मुझे लगता है लकब से चीजें याद रहेंगी। ये एसोसिएटिव अरे है, ऐसी अरे है जिसमें हमारे पास कीज अल्फाबेटिक हो, हमारी मर्जी की हो, न्यूमेरिक ना हो, 0 1 2 ना हो, वो एसोसिएटिव अरेज होती हैं। और इसी चीज को पाइथन में डिक्शनरी भी बोला जाता है। अगर आपसे कोई बात करते हुए कोई इंजीनियर बात करे और कहे जी वी नीड टू मेक अ डिक्शनरी फॉर दिस, उसका मतलब ये होगा कि आपको एक एसोसिएटिव अरे बनानी है जिसमें कीज आपकी मर्जी की होंगी और वैल्यूज आप जो असाइन करना चाहते हैं कर लेंगे। ठीक है। क्लियर है? चलो गुड है। अच्छा, अब ये मेरे पास अरे में डाटा आ रहा है और अरे से डाटा हम पहले भी रीड करना जानते हैं। सिंपली आपने अरे के उस इंडेक्स को पिक करना और आपका डाटा प्रिंट हो जाएगा। सो हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं यूजर नेम का। यूजर नेम इज इक्वल टू $_गेट यूजर नेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम है। ठीक है। हमने सिंगल कोट्स के अंदर यूजर नेम लिखा, पासवर्ड इज इक्वल टू $_गेट पासवर्ड। ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पे पीएचपी की एग्जीक्यूशन स्टॉप करें तो आप एग्जिट लिख के सेमीकोलन लिखें तो आपकी पीएचपी की यहाँ एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी और सर्वर यहीं पे रुकेगा। अब ये नीचे उसने फॉर्म प्रिंट नहीं करवाया, आपने फॉर्म सबमिट किया और आपने पीएचपी में ही सर्वर को, अपाची सर्वर को रोक दिया कि भाई इससे आगे नहीं जाना, अभी यहाँ तक ही काम चलाओ, मुझे कोड देखने दो, मैं एक दफा कोड तसल्ली कर लूँ उसके बाद फिर नीचे वाला पेज चला देना। तो एग्जिट इस काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने पीएचपी के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है। तो अपाची सर्वर से आगे नहीं जाएगा, जब आगे नहीं जाएगा तो उसको ये एचटीएमएल नहीं मिलेगी, जब एचटीएमएल नहीं मिलेगी तो स्क्रीन पे आएगी भी नहीं। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैं अपने कोड में किस जगह पे खड़ा हूँ।
अब अगर मैं देखना चाहूँ कि यूजर नेम का जो वेरिएबल है उसमें डाटा आ रहा है या नहीं, रिफ्रेश करता हूँ यहीं से, तो मुझे यूजर नेम एडमिन लिखना मिल रहा है, और यहीं पे मैं दोबारा से एक और प्रिंट लिखता हूँ और उसमें पासवर्ड लिखता हूँ। तो आप फॉर्म की करंट स्टेट को रीलोड कर सकते हैं। अगर वो सबमिटेड स्टेट में आपने उसको एग्जिट लगाया तो आप वहां से उसको रीलोड करेंगे तो आपका कोड, जितना नया कोड लिखेंगे वो साथ साथ चलता जाएगा। जो फॉर्म आपने सबमिट किया और सबमिट के ऊपर एग्जिट रन कर दिया, उस केस में आप रीलोड करके अपने फॉर्म की वैल्यूज को बार बार चेक कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ टिप। तो यूजर नेम में ये यूजर नेम आ रहा है और पासवर्ड में ये पासवर्ड आ रहा है। सो अब मैं क्या चाह रहा हूँ जी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेक लगाऊं यहाँ पे, इफ डॉलर यूजर नेम इज एग्जैक्टली इक्वल टू एडमिन, स्ट्रिंग कंपैरिजन के अंदर डबल इक्वल और आगे आपको सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग देनी है जिसको आपने चेक करना है। अगर यूजर नेम की वैल्यू आपने गेट अरे से यानी फॉर्म सबमिट हुआ, यूजर नेम में यूजर ने जो भी लिखा वो यूजर नेम के वेरिएबल में चला गया, और आपने अब कंपैरिजन करना है कि यूजर नेम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है अगर तो वो एडमिन के बराबर है, एग्जैक्टली इक्वल है, एंड जो पासवर्ड में वैल्यू है अगर तो वो एग्जैक्टली इक्वल है टेस्ट के, फिर इसको लॉग इन कराओ, वरना एल्स में इसको कुछ और करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इको करा देते हैं वैल्यूज मैच। अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच करता है तो वैल्यूज मैच हम लोग इको करा देते हैं, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए मैं दोबारा फॉर्म अब सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि नया डाटा भेजना है। तो हमने एग्जिट लगाया हुआ है, इस एग्जिट को अब रिमूव कर देते हैं क्योंकि फॉर्म डिस्प्ले होगा तो सबमिट होगा ना। तो अभी गेट की अरे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यूआरएल में कोई डाटा नहीं है तो गेट की अरे एम्प्टी है। दिस इज जस्ट अ टिप। जरूरी नहीं है कि आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो गेट की अरे फुलफिल होगी। अगर मैं यूआरएल में वैल्यू भेजता हूँ तो यूआरएल की वैल्यू हमेशा गेट में आती है। इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट आपस में कम्युनिकेट करती हैं, डाटा ट्रांसफर करती हैं कि यूआरएल में डाटा भेजती हैं और वो गेट से पिक हो जाता है और फिर आप उस डाटा की प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो जब भी यूआरएल में वैल्यू जाएगी तो वो आपकी गेट के अरे में बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। तो हम यहाँ पे करते हैं एडमिन टेस्ट। एडमिन टेस्ट किया, इको उसने करवा दिया वैल्यूज मैच्ड। ठीक है, आगे उसने यूजर नेम प्रिंट करवा दिया, आगे पासवर्ड प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू अगर मैच कर गई है तो फिर हम इसको किसी और पेज पे लेके जाएं। ठीक है, और अगर नहीं मैच करती तो यहाँ पे इको करवा दें यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, हम कुछ और वैल्यूज देते हैं, लॉगिन कराते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, अब हमें पता है कि रीडायरेक्शन पॉसिबल है कैसे, एंकर के टैग से एचटीएमएल में। याद है एंकर का टैग, भूल गए हैं? तो क्या यहाँ पे एंकर का टैग लग सकता है? एंकर तो स्क्रीन पे आता है और स्क्रीन पे आप क्लिक करके उस पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे तो पीएचपी में, तो पीएचपी में रिडायरेक्शन के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल होता है हेडर्स के नाम से। ठीक है, और आप हेडर्स पीएचपी अगर लिखेंगे तो पीएचपी पीएचपी डॉट नेट ये ऑफिशियल पीएचपी की साइट है, यहाँ पे आपको इस फंक्शन की डेफिनेशन मिलेगी। हेडर का फंक्शन है सेंड अ रॉ एचटीटीपी हेडर। जरूरी नहीं है कि आप एचटीएमएल से ही क्लिक करके हेडर्स को चेंज करते हैं और दूसरे पेज पर जाते हैं। आप पीएचपी के थ्रू भी हेडर का फंक्शन इस्तेमाल करके किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं। उसके लिए आपको उस हेडर के फंक्शन के अंदर वो यूआरएल लोकेशन देनी है जहां पे आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके बाद एग्जिट लगाना लाजमी है, ये याद रखिएगा। जहां पे आपने हेडर का फंक्शन पीएचपी में इस्तेमाल करना है वहां पे आपने एग्जिट लाजमी लगाना है। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हेडर में हम क्या लोकेशन देना चाह रहे हैं जी, एचटीटीपी की लोकेशन तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए एचटीटीपी लेकिन लोकल होस्ट के साथ, लोकल होस्ट स्लैश बेस पीएचपी स्लैश, कहाँ पे जाना चाहते हैं, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी पे। अब डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की तो फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम इधर जाएंगे तो हमें ये एरर थ्रो कर सकता है। सो लेट्स ट्राई इट।
कब जाएंगे? जब हमारा यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन और टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हेडर का फंक्शन हमें इस लोकेशन पे लेके जाएगा और इस लोकेशन के ऊपर अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो वो फाइल चल जाएगी। एडमिन टेस्ट लॉगिन डैशबोर्ड डॉट पीएचपी पे आ गए। 404 नॉट फाउंड का एरर आ रहा है क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहले फाइल बना लेते हैं, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी। ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोग एक एक्सटेंशन होती है, वो एक्सटेंशन अगर ऐड कर लें HTML स्निपेट्स, HTML बॉयलरप्लेट, इसको जरा इंस्टॉल करें। तो डैशबोर्ड डॉट पीएचपी में हम लोग HTML लिखते हैं। इंस्टॉल तो हो चुकी है जी ये। HTML लिखते हैं तो हमें HTML यहाँ पे मिल गई। और क्या लिख सकते हैं? HTML5 बॉयलर प्लेट। ये एक पूरा HTML का उसने बॉयलर प्लेट बना दी है। डॉक टाइप, HTML हेड बॉडी सब कुछ लिखा आ गया, जो जो मेटा टैग चाहिए थे वो लिखे हैं। तो कंसीडर दिस एज अवर डैशबोर्ड, और इस डैशबोर्ड के ऊपर मैं चाहता हूँ कि यूजर को हम प्रिंट कराएं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें हम एक कंटेनर बनाएं, उसमें हम एक मेन्यू बनाएं, उस मेन्यू में हम एक यूजर की डिव बनाएं, और इस यूजर की डिव में हम लोग पीएचपी से डाटा लें और यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा दें। जी कंट्रोल नॉट क्या करेगा जी? मैं तो विजुअल स्टूडियो नहीं इस्तेमाल करता। ये क्या करता है कंट्रोल नॉट? ये प्रेस कर दिया जी मैंने, क्या होगा जी अब? हाँ, हम्म, नो। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं कोई डाटा प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो पहले तो हमने फाइल बनाई है, दोबारा से लॉगिन करते हैं। या गॉट इट। दोबारा से लॉगिन करते हैं, और लॉगिन के अंदर हम लोग वकास आ रहा है यहाँ पे बेस पीएचपी में, क्योंकि इंडेक्स फाइल पे चला गया है। इंडेक्स फाइल हमारी जो है दैट इज अपडेटेड नाउ, और हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम यूजर को लॉगिन डॉट पीएचपी पे लेके जाएं। अगर ये इंडेक्स पे आता है तो उसके लिए हम इंडेक्स पे एक स्क्रिप्ट लगा देते हैं, जेएस का स्क्रिप्ट लगा देते हैं। और इसमें देते हैं टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू http लोकल होस्ट स्लैश बेस php स्लैश लॉगिन डॉट php। अब ये स्क्रिप्ट चलेगा जब पेज लोड होगा, और ये स्क्रिप्ट इंडेक्स पे जैसे ही आप आएंगे आपको उठा के लॉगिन पे ले जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? आपने इंडेक्स की फाइल बाय डिफॉल्ट चलती है, उस पे एक स्क्रिप्ट लिख दिया, जावास्क्रिप्ट का आपने एक छोटा सा कोड लिख दिया कि जैसे ही पेज लोड होगा ये स्क्रिप्ट चलेगा, और ये क्या करेगा? विंडो डॉट लोकेशन करंट पेज की विंडो को जावास्क्रिप्ट में अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू पेज को रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं, तो आप ये स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। विंडो डॉट लोकेशन के आगे पाथ देंगे तो ऑटोमेटिकली पेज लोड होते ही उस पाथ पे चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे इंडेक्स के ऊपर कोई भी कोड पड़ा हो, हम यहाँ पे कोई भी कोड करें। हमने सिंपल इसको इंडेक्स पेज बनाया जो लॉगिन पे लेके जा रहा है। तो जब भी हम वेबसाइट की मेन डायरेक्टरी को हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स पेज हमें लॉगिन पे ले जाएगा। ठीक है, और लॉगिन पे आके आपने ये अरे प्रिंट करवाई है। इस अरे की प्रिंटिंग के अंदर हम लोग जो भी यूआरएल में डाटा जाता है वो देख रहे हैं, और मैसेज देखते हैं क्या मैसेज आता है। तो हम एडमिन और टेस्ट की एंट्री करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो वो हमें अब
डैशबोर्ड पे लेके जा रहा है और 404 का एरर इस दफा नहीं आया क्योंकि डैशबोर्ड की फाइल एग्जिस्ट करती है। उस डैशबोर्ड की फाइल का स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख चुके हैं, हमने वो क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर में मेन्यू बनाया, मेन्यू में यूजर बनाया और यूजर में मैं चाहता हूँ कि जो करंट यूजर है उसका यूजर नेम मैं लिख लूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे यूजर नेम यहाँ पे मिल जाए डैशबोर्ड डॉट पीएचपी में, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था लॉगिन पे, यूजर नेम। इज दैट पॉसिबल कि हम ये यूजर नेम जो है वो डैशबोर्ड पे जाके प्रिंट करवा लें? तो मैं इको करता हूँ डॉलर यूजर नेम। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए यूजर नेम? मिलेगा? मिलना चाहिए? कितना लोग कहते हैं मिलना चाहिए? नो जी। पाथ कैसे पता उसको यूजर का? पाथ पाथ की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, यूजर नेम की बात हो रही है। मे बी यस। चलो देखते हैं शुरू से अपना लॉगिन जर्नी। यूजर नेम तो मेमोरी में चला गया ना, जब आपने वेरिएबल बनाया वो मेमोरी में चला गया। ओह, ज़ाला मंजूर कह रही है मिलेगा, दैट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। फातिमा सबसे इट्स एन इनपुट नहीं आएगा। ओके लेट्स सी। बेस पे आए, इट टुक यू टू द लॉगिन, लॉगिन पे आके आपने लिखा एडमिन और टेस्ट। अब क्योंकि हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा जब लॉगिन पेज पे आएंगे अरे एम्प्टी होगी और डिफॉल्ट मैसेज यही आएगा। तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसकी सेंस नहीं बनती अब इसको लिखने की। तो अरे भी आप कमेंट कर दें, यूजर नेम पासवर्ड भी यहाँ पे कमेंट कर दें और ये मैसेज भी कमेंट कर दें। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड में गेट में डाटा नहीं आ रहा, तो इफ एल्स में ये फेल होगा और एल्स चलेगा और यूजर नेम पासवर्ड इज रॉन्ग का मैसेज हमेशा आएगा। दैट मीन्स के हमारे पास जब भी लॉगिन पे आएंगे एल्स चलेगा। तो हम एडमिन में आते हैं और एडमिन टेस्ट लिखते हैं। तो हम आ गए डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में आए तो हमने इको किया हुआ यूजर नेम, लेकिन यहाँ पर डाटा कोई नहीं आया। क्यों? क्या रीजन है? व्हाट्स द रीजन? जिस पीएचपी फाइल में स्टोर किया है उसका कोई रेफरेंस लगेगा तभी शो होगा, राइट? पीएचपी मैंने बताया था कि आपको इंटरप्रेट होती है लाइन टू लाइन। तो लाइन बाय लाइन जब इंटरप्रिटेशन होगी तो आप नया पीएचपी की फाइल जब चलाते हैं तो सर्वर को कोई सरोकार नहीं है कि पिछली फाइल में ही आपने स्टोर किया था। आपकी जब भी फाइल स्टार्ट होगी टॉप से स्टार्ट होगी और बॉटम तक एग्जीक्यूट होगी। और इस टॉप से बॉटम तक आपने कहीं भी यूजर नेम की वैल्यू सेट नहीं की। अगर आप यहाँ पे यूजर नेम की वैल्यू सेट कर देते हैं तो वो स्टैटिक मतलब आपने सेट कर दी और ये यहाँ पे प्रिंट हो जाया करेगी हमेशा। अली आएगा, ये अली यहाँ पे आ गया। क्या तो है अब उसकी क्या? या आप रेफरेंस लें उस वेरिएबल का, या एक तरीका और है कि हम लोग डाटा को यूआरएल में पास कर दें, विच इज नॉट अ गुड वे, बट वी कैन डू दिस। क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इज इक्वल टू वेरिएबल जुड़ जाता है तो यहाँ पे यूजर नेम जोड़ के भेज दें आप। ठीक है, ये जुड़ के यहाँ से जाएगा यूआरएल में। चेक करते हैं, बेस पीएचपी एडमिन टेस्ट, ये जुड़ के यूजर नेम चला गया एडमिन। जब ये यहाँ पे चला गया तो इट मींस के यूआरएल में आ रहा है और आप डैशबोर्ड की फाइल में गेट से रिट्रीव कर सकते हैं यूजर नेम। आप रिट्रीव करें और डिस्प्ले करा दें। आप डैशबोर्ड में जाएं और यहाँ पे आके आप चेक करें टॉप पे,
यूजर नेम, नो इट्स नॉट एम्प्टी, इट्स नॉट एम्प्टी, डॉलर अंडरस्कोर गेट, अगर गेट में डेटा आ रहा है और गेट में एम्प्टी नहीं है यूजर नेम का इंडेक्स, तो फिर ऐसा करो कि यूजर नेम के अंदर जो भी गेट में वैल्यू आ रही है यूजर नेम के अंदर वो वेरिएबल में रखवा दो, और बाय डिफॉल्ट वेरिएबल को एम्प्टी इनिशियलाइज करो, अगर गेट में वैल्यू नहीं होगी तो इट शुड बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अगर पेज पे आए हैं और सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर दी, कोई डाटा नहीं है उसमें, गेट चेक करो, गेट के अंदर अगर अरे में यूजर नेम में डाटा आ रहा है, एम्प्टी नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो ये इफ चलेगा, इफ चलेगा तो यूजर नेम के अंदर हम वैल्यू रखवा रहे हैं जो भी गेट में यूजर नेम में आ रही है वो चलेगी इस वेरिएबल में, वेरिएबल हम लोग नीचे सीधा प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं है, तो आपका यूजर नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लॉगिन एडमिन टेस्ट, लॉगिन के बटन पे क्लिक किया और ये आपका एडमिन प्रिंट हो गया। अब मैंने इसको दिया जी कंटेनर मेन्यू और ये सारा कुछ, क्यों? क्योंकि मैं एक मेन्यू बनाना चाह रहा हूँ और मेन्यू बनाने के लिए मुझे एक CSS की अशद जरूरत है, तो यहाँ पे स्टाइल शीट का रेफरेंस लगा हुआ है और आप यहाँ पे एक फोल्डर बनाए, एसेट्स CSS, फाइल बनाए स्टाइल डॉट CSS, तो एसेट्स के फोल्डर में CSS का फोल्डर बना और उसमें स्टाइल डॉट CSS की फाइल आ गई और उसमें हम अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं। डिजाइनिंग क्या करना चाह रहे हैं जी, आपके पास ये मेन्यू है तो सबसे पहले तो बॉडी का मार्जिन पैडिंग आपको बताया था डिफॉल्ट लगता है, उसको 0 करें। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टाइल डॉट लेस भी बना लेते हैं, ठीक है। और इफ यू गाइस रिमेम्बर तो हम लोग लेस को कन्वर्ट कर सकते थे CSS में, राइट? और दोनों फाइल्स को लिंक करने का तरीका क्या था? हमने एक्सटेंशन इस्तेमाल की थी, और वो एक्सटेंशन हमें लेस सी की एक्सटेंशन थी, उसमें एक दफा देख लेते हैं, मुझे याद नहीं है, लेस सी VS कोड, उसको तरीका बताया हुआ था। डायरेक्ट काम करती है? नहीं यार, कोई रेफरेंस तो होगा, कुछ ना कुछ तो रेफरेंस होगा, लेट्स सी, देखते हैं अगर वो ऑटोमेटिकली रख देती है तो हम लेस में आगे लिखते हैं जी, बॉडी जो है उसका मार्जिन 0 पिक्सल कर दे, हाँ मैं भी मुझे याद ही नहीं है सीरियसली, मुझे नहीं याद है, बट देख लेते हैं। मार्जिन पैडिंग 0 पिक्सल्स, देखते हैं, सेव किया हमने, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, तो वो नाम मैच करेगा लेस फाइल का CSS के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमने कोई एक्सटेंशन की है उसके लिए, यहाँ पे एक्सटेंशन आ रही होगी लेस सी, ऑटो लेस सी होगी आई थिंक, ऑटो लेस सी, ये एक्सटेंशन हमने की हुई है। देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है इंस्टॉल डिसेबल, ये क्या करेगी ऑटोमेटिकली फोल्डर के अंदर जहां लेस और CSS होंगी, जैसे ही लेस सेव करेंगे तो वो फाइल कंपैरिजन करेगी, सेम फाइल जो भी CSS होगी उसके अंदर कोड पेस्ट कर देगी, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर आप इसको मैनुअल करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगी, पढ़ के हम कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन है ना यार, ये लिखा हुआ ऊपर डिसेबल अन इंस्टॉल, अभी ये चल रही है एक्सटेंशन एनेबल ग्लोबली, किसी भी प्रोजेक्ट में जाके लेस की फाइल बनाऊंगा तो ये काम करेगी क्योंकि ग्लोबली इंस्टॉल्ड है। इजी लेस अगर है तो वो भी यहाँ पे कहीं पे बैठी होगी, तो भी देख लेते हैं, ये बड़ी इजी लेस, ऑटो कंपाइल लेस टू CSS, लेकिन हमने ये भी चल रही है डिसेबल अन इंस्टॉल, स्टाइल लेस को स्टाइल CSS में कन्वर्ट कर देगी, मेरा ख्याल है यही चल रही है। एक फोल्डर में दो CSS की फाइल होंगी तो दोनों का नाम बेटे मुख्तलिफ होगा ना, अगर आपको दो CSS की फाइल है तो आप दो ही लेस बनाओ, पहली CSS की फाइल के लिए पहली लेस फाइल, दूसरी के लिए दूसरी लेस फाइल, दोनों के नाम सेम होंगे, वो लेस का कोड कॉपी करके CSS में एग्जीक्यूट करके दे देगा। बात समझ आ रही है?
तो हमने लेस में कोड किया कि बॉडी मार्जिन बॉडी क्लियर बोथ लगाओ और मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल ये सेव किया। और अब हम आते हैं यहाँ पे, अगर फाइल हमारी लिंक हुई हुई है तो फाइल हमारी लिंक नहीं हुई हुई, तो अगर नहीं हुई हुई तो वी नीड टू गिव सम पाथ। तो आप डैशबोर्ड डॉट पीएचपी में है, यहाँ पे आके एचरेफ में पाथ दें, एसेट्स के अंदर सीएसएस के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल है, तो वो इसको डिफॉल्ट लोड करेगा और अब आपका बिल्कुल एडमिन साथ अटैच हो गया। इसमें हम चाहते हैं कि कंटेनर जो है हमारा वो अभी इस पे ऐसे रहने देते हैं। मेन्यू को हम ना कोई हाइट दे देते हैं कोई 60 पिक्सल्स की, ठीक है। बैकग्राउंड इसका कर देते हैं ब्लू या वट एवर, लाइक ग्रे कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके आगे यूजर को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो डॉट मेन्यू, मेन्यू को हम कर देते हैं हाइट 60 पिक्सल्स और बैकग्राउंड हम कर देते हैं जी ग्रे। क्लियर बोथ का मतलब है कि बॉडी से आगे और पीछे कोई भी वेरिएबल, कोई भी एचटीएमएल का डिव ओवरलैप ना करे, कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट ओवरलैप ना करे। बॉडी के साथ बॉडी की रो में कोई चीज नहीं आ सकती। क्लियर लेफ्ट होता है, क्लियर राइट होता है। लेफ्ट राइट की जगह अगर हम बोथ लगाते हैं तो इसके आगे और पीछे कोई भी वेरिएबल ओवरलैप नहीं करेगा, कोई भी नया एचटीएमएल का टैग ओवरलैप नहीं करेगा। ये होता है इसका। तो ये आ गया जी यूजर में। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा यूजर है इसको हम कोई विड्थ असाइन करें, ठीक है। कोई एक 100 पिक्सल्स की हमें इसको विड्थ देनी है और इसको फ्लोट करके आप राइट पे ले जाएं, क्योंकि डिव है तो डिव फ्लोट करेगी और राइट पे आ जाएगी। ये आपका यूजर नेम यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो लेट्स कम हियर, क्योंकि मेन्यू के अंदर ही यूजर की डिव है, तो हम उस लेस के अंदर ही डिफाइन करेंगे कि जो यूजर उसको क्लास लगी हुई है उसके उसकी विड्थ हो जाए जी 100 पिक्सल्स और वो फ्लोट हो जाए राइट पे, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, ब्लैक ही रहने देते हैं क्योंकि मैं ओपेसिटी चेंज करने वाला हूँ, तो वाइट तो नजर नहीं आएगा। तो इस ग्रे की ओपेसिटी आप यहाँ से कर सकते हो या कलर चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक दिस कलर सूट्स वेल। तो ये आ गया एडमिन, ठीक है। और इस एडमिन के साथ हम कोई लॉग आउट का लिंक दे देते हैं। और लॉग आउट का लिंक देने का हमारे पास तरीका क्या होगा कि यहाँ पे हम इसी डिव के अंदर एक 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 काम करते हैं कि इस डिव को क्लास देते हैं यूजर नेम की, कोड इसमें ले जाते हैं और एक और डिव बना देते हैं, इसको क्लास देते हैं लॉग आउट की, ठीक है जी। और उसमें हम लोग अपना लॉग आउट का लिंक दे देते हैं href, जो भी आपकी लॉग आउट की फाइल है। सो यू वांट टू मेक इट टू directly index page localhost / base php / index.html, वो ऑटोमेटिकली आपको फिर से इंडेक्स पे जाएंगे, वो आपको रिट्रीव करके लॉगिन पे ले जाएगा। सो हम ये बिहेवियर करना चाह रहे हैं कि हम लॉग आउट लिंक पे क्लिक करें तो वो हमें दोबारा इंडेक्स पे ले जाए। तो हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, इट विल टेक अस टू इंडेक्स। हमने index.html लिख दिया, इट शुड बी index.php, बट दिस फाइल शुड बी index.html, क्योंकि php कोड हमने लिखा नहीं है ज्यादा, तो हम इसको index.html ही डिफाइन कर लेते हैं। HTML है उसमें HTML स्क्रिप्ट चलेगा और जो कोड ऑलरेडी चल रहा है वो भी चलेगा। तो ये आपको फिर लॉगिन पे ले गया, ठीक है। और ये जो हमने मैसेज दिया हुआ यूजर नेम पासवर्ड इज रॉन्ग, इसको हम लगाते हैं इफ नॉट एम्प्टी गेट के ऊपर, यानी अगर गेट में डाटा आ रहा है, गेट एम्प्टी नहीं है और फिर ये मैसेज शो होगा। जब फॉर्म ही सबमिट नहीं किया तो गेट एम्प्टी होगा, और जब गेट एम्प्टी होगा तो फिर ये मैसेज नहीं आना चाहिए जो टॉप पे आ रहा है यूजर नेम पासवर्ड वाला। अगर गलत लिखते हैं तो फिर ये मैसेज आएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रॉन्ग। अगर आप ठीक लिखते हैं
इट विल टेक यू टू द डैशबोर्ड। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं इसको स्पीड से आगे लेके जा सकता हूँ, बट आई नीड योर कोऑपरेशन। अगर आप लोग कहते हैं कि इसको लेके चलना है तो मैं इसको स्पीडली आगे लेके जा सकता हूँ। कितने लोग कहते हैं कि चलें आगे, कितने लोग कहते हैं कि रुके यहाँ पे? जो कहते हैं रुक जाए वो हैंड रेस करें, देखते हैं कि स्टॉपर ज्यादा या 1%, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक एक करके आ रहे हैं, इकट्ठे ही आए हैं सारे। पीएचपी की प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने? हम्म। स्लो चले? उमर शहीद, रुक जाए सर, आहिस्ता चले आगे आबादी। अच्छा, स्पीड से मत करवाएं, स्लो ही ठीक है, रुक जाए, स्लो स्पीड इज बेटर। कंफ्यूज हो रहा है अब, स्लो ठीक है अभी, जितनी जल्दी कंफ्यूज हो गया है। सिंपल वाली की थी, बाद में नहीं की। ओके। ओके। हम्म। जी जी। आयशा नसीर, क्या क्वेश्चन है? आयशा नसीर। सिर्फ कंसेप्ट वाली चीज है तो स्पीड स्लो बेहतर है? अच्छा, टास्क असाइन कर देंगे प्रैक्टिस के लिए रोज, हल्का फुल्का सा, जैसे कोई फॉर्म बनाना है। पीएचपी कोडिंग समझने पे टाइम लगता है? यार, समझना तो मुश्किल नहीं है अगर आपने बेसिक कंसेप्ट लिए हैं। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट लिए हैं तो समझना मुश्किल नहीं है। अब साथ साथ काम करेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप साथ साथ काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत टफ हो जाएगा। जी आयशा, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम की थी ये सबलाइन के साथ ना, स्टाइल सीएसएस की और स्टाइललेस की, तो मेरी ये लिंक नहीं हुई थी फाइल। मैंने काफी कोशिश की, सेम आपके लेक्चर को फॉलो किया था, तो वो मैं आज भी देख रही थी, तो आपने बता दिया कि इसमें एक्सटेंशन है, लेकिन आप सबलाइन यूज नहीं कर रहे। तो अगर मैं सबलाइन यूज करती हूँ तो मुझे उसमें कैसे लिंक करना पड़ेगा? उसमें भी एक्सटेंशन यूज होती है या कोई नहीं? एक्सटेंशन होगी उसमें ऑटोलेसी की, अगर वो कर लेंगे तो वो ऐसी चलेगी जैसे यहाँ पे चल रही है। एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी? क्योंकि लास्ट टाइम आपने डायरेक्ट करवा दी थी, तो वो स्टाइल लेस सी की जो था लिंक, उसकी वजह से वो डाउनलोड तो थी, लेकिन ना लिंक नहीं हुई मेरी स्टाइल सीएसएस की फाइल के साथ। वो मैं काफी लास्ट टाइम कंफ्यूज रही हूँ इसकी वजह से। हम्म। तो आप मुझे ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। आप चेक कर लें, अगर आपकी सप्लाई में इस तरह है, ये कनेक्ट हो जाती है, फिर मुझे ये दूसरा विजुअल स्टूडियो डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, मैं सब्लाइम जैसे पे मैं ही एक अपना काम मैं कर एक बात आपको कहूँ, लूँ। जी मैं सर। सिर्फ 5-6 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा मशवरा आपको ये है कि आप VS कोड पे शिफ्ट हो जाए। चलिए ठीक हो गया सर। क्योंकि अभी आप अडॉप्ट कर लेंगी तो अर्ली अडॉप्ट हो जाएगा, बाद में इट वुड बी अ लिटिल टफ। चलें, फिर मैं उसको डाउनलोड करके उसे यूज करके देखती हूँ, फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं होगी, फाइल लिंक हाँ, है VS ऑटोमेटिकली। कोड बेहतर है। उसकी रीजन ये है कि अगर 50,000 लाइन का भी कोड है ना, तो ये आपकी आइडेंटिटेशन प्रॉपर मेंटेन कर रहा होता है। आपने एक फॉर ईच लूप लिखा है और लेट्स सपोज वो 2,000 लाइंस पे है,
तो सबलाइम टेक्स्ट पे अगर आप उसको क्लोज करते हैं लूप को, तो लूप की पूरी बॉडी सही तरह से क्लोज नहीं होगी जब तक आप मैनुअली एक-एक लाइन जाकर फिक्स नहीं करते। ये जो वीएस कोड है ये ऑटो फॉर्मेटिंग कर देता है। आपने उस फॉर ईच लूप को क्लोज करना है, वो 2000 लाइन्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी ईज है कोड करते हुए। तो वीएस कोड इस हवाले से बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ओके आप सर। कोशिश करें शिफ्ट कर जाएं। अभी वो मसला नहीं है, वो तो ऐसी वहां पर चल जाएगी, उसमें कोई एक फाइल रखनी होगी कॉन्फ़िगरेशन की, वो फौरन चल जाएगी। लेकिन लॉन्गर रन में वीएस कोड इज बेटर। मैं खुद शिफ्ट हो चुका हूँ। मैं सबलाइम का यूजर था, अभी सबलाइम मैं सिर्फ फाइल कंपैरिजन में कहीं पे इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे पास शायद खुला भी है उसका। तो मैं एक आधी फाइल कंपैरिजन में कहीं मुझे 2 प्रोजेक्ट्स खोलने पड़ गए हैं, तो मैं एक सबलाइम पे खोल लेता हूँ, वीएस कोड पे खोल लेता हूँ, लेकिन वर्क के लिए मैं खुद वीएस कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट इज गुड। ठीक हो थोड़ा गया सा था स्पीड का इसे। इशू था, इस जिस वजह से मैं वीएस कोड मैक पे इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन अभी क्योंकि मैं विंडोज पे शिफ्ट हुआ हूँ और मैंने रैम मेरी इसकी सिस्टम की अच्छी है, तो मुझे वीएस कोड में कोई मसला नहीं आया। पहले मेरे पास भी सिस्टम में डाउनलोड था तो, लेकिन मैंने डिलीट कर दिया। वो काफी हैवी सॉफ्टवेयर है शायद इस वजह से। थोड़ा सा है, लेकिन ये है कि बेटर है उससे, सलाह से। इंस्टॉलेशन में भी मुझे मसला हुआ था लेकिन हो गया था, और सॉफ्टवेयर हैवी होने की वजह से फिर मैंने लैपटॉप में से ना उसे डिलीट कर दिया, मैंने सबलाइन दोबारा कर लिया। ठीक है, मैं सबलाइन में मिल जाएगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कल एससी के लिए सबलाइन का तो मैं वीडियो। एक बार भी डाउनलोड करके देखती हूँ, अगर ये भी हो गया तो ओके बेस्ट है। ओके या ओके आप पे काम करवा रहे हैं ओके। इसलिए। अच्छा जी, अब थोड़ा स्लो चलना है, तो फिर ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक टेबल जो है वो बना देते हैं, जिससे डेटाबेस का कोई रिकॉर्ड एक हमारे पास आ जाए। और ये मैं कोड गिट में पुश कर देता हूँ। आप लोगों के पास रिपोजिटरी का लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करते हो, जो जो मैं डेली बेस पे करवा रहा हूँ, तो आपका ये साथ साथ कवर भी हो जाएगा और आप लोग फिर इजीली अपवर्क पे काम भी कर सकेंगे। अगर आप अब छोड़ देंगे, अब अगर मेरे साथ नहीं चलेंगे, तो फिर मुश्किल है, फिर मुश्किल बात है। लिंक ग्रुप में अगर नहीं है तो मैं अभी ऐड कर देता हूँ। अ, कहाँ पे कहीं पे रिपोजिटरी का लिंक होगा, ये टॉप पे ही है। पहले वर्डप्रेस पे नहीं आ सकते, पहले वर्डप्रेस पे आएंगे तो नहीं समझ आएगी। पीएचपी आती होगी तो वर्डप्रेस की समझ आएगी। आपको शायद पीएचपी आती है, बाकी लोगों को मुश्किल है कि आती हो, तो दिस इज द इशू। अच्छा, अब मैंने ये सारा कोड किया है, और अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल में आके, इसके नीचे टर्मिनल आपके पास गिट स्टेटस करता हूँ, तो ये नई फाइल्स में दिखा देगा। एसेट्स का फोल्डर ऐड हुआ है, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, लॉगिन डॉट पीएचपी। तो गिट ऐड डॉट करता हूँ, मैं गिट कमिट करता हूँ, गिट कमिट डैश एम, मैसेज दे देता हूँ कि हमने क्या किया है, जिसमें लॉगिन स्क्रीन बनाई है। और 2 फाइल्स क्रिएट हुई हैं, डॉट सी एस एस डॉट लेस। इन फोल्डर्स के साथ एक डैशबोर्ड की फाइल बनी है। इंडेक्स डॉट पीएचपी डिलीट हो गई है क्योंकि हमने इसको रीनेम कर दिया, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट हो गई है, और लॉगिन डॉट पीएचपी क्रिएट हो गई है। अब मैं किस ब्रांच में हूँ, मैं गिट ब्रांच करता हूँ। यहाँ पे ब्रांच का नाम आ जाएगा डेव। मैं गिट पुश ओरिजिन डेव कर देता हूँ। तो ये चेंजेस जो है वो डेव पे चली जानी चाहिए। डेव पे चेंजेस चली गई क्योंकि मेरी एसएसएस की अभी कनेक्टेड है, चल रही है। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं डेव ब्रांच में आऊंगा तो वो नया कोड यहाँ पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि वो डेव की ब्रांच में है। आप लोग जब डिफॉल्ट रिपोजिटरी पे आएंगे तो आपको मास्टर नजर आएगा, मेरा ख्याल है यहाँ पे, और मास्टर में आपको शायद वो चेंजेस ना नजर आए। और हमारे पास यहाँ पे मास्टर प्रोडक्शन काफी सारी ब्रांचेज हैं। तो आपने क्या करना है कि कोड डाउनलोड करने के बाद टर्मिनल से गिट चेकआउट टू डेव करना है, या मैं आप लोगों के लिए मास्टर में मर्ज कर देता हूँ। लेटर ऑन इस कंसेप्ट को हम शेयर कर लेंगे। तो मैं मास्टर में मर्ज करूंगा तो आपको कोड मिल जाएगा। तो अब आप अगर स्टेप पे आएंगे और मास्टर पे आके देखेंगे तो आप सारा कोड मिलेगा। यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं जिप फाइल, और वन बाय वन अगर आप किसी फाइल में जाकर देखना चाहते हैं तो उसका कोड देख भी सकते हैं। ठीक है, गुड है।
ओके, सो अब अगर हम लोग डेटाबेस को देखें तो मैं यही स्टूडेंट का जो टेबल है इसका डाटा लेना चाहता हूँ, और स्टूडेंट का टेबल लेने के लिए मुझे पीएचपी के अंदर माइस्क्यूएल को कनेक्ट करना है और उससे डाटा लेना है। तो पीएचपी के अंदर माइस्क्यूएल को कलेक्ट करना है तो आपको W3 स्कूल्स जो है उस पर से ट्यूटोरियल्स में जाना है, पीएचपी के सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे एक सेक्शन होगा माइस्क्यूएल डेटाबेस का। ठीक है, ये सेक्शन सारा पीएचपी और माइस्क्यूएल का कनेक्टेड एक सेक्शन है जहाँ पे पीएचपी कोड के अंदर आपको माइस्क्यूएल का कोड भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपने डेटाबेस कनेक्ट करनी होती है। जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं ना localhost/php/myadmin में, तो हम यूजर नेम के थ्रू जाते हैं डेटाबेस में और यूजर इंटरफेस के थ्रू हम लोग सारा काम करते हैं। पीएचपी इज अ डिफरेंट थिंग, माइस्क्यूएल इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों को आपस में लिंक क्रिएट करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है। उस ऑथेंटिकेशन के लिए हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है। उस कनेक्शन के लिए हम माइस्क्यूएल कनेक्ट का फंक्शन होता है उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास MySQL आई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और MySQL आई है प्रोसीजरल, और एक पीडीओ है PHP डाटा ऑब्जेक्ट्स। तो हम MySQL आई इस्तेमाल करेंगे और हम लोग प्रोसीजरल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे न्यू का कीवर्ड होगा इट मींस कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो जो इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल हुआ है मैं वही इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको इसके साथ साथ यहाँ से रेफरेंस मिलता रहेगा अगर आपने कनेक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए। तो MySQL के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको न्यू MySQL कनेक्शन यूजर ने क्या पैरामीटर ही देंगे, सर्वर में लोकल होस्ट देंगे और साथ एक और चौथा वेरिएबल होता है डेटाबेस का कि आप किस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो हम इस कोड को कॉपी करते हैं यहाँ से MySQL कनेक्ट से, एक काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, यहाँ पे आके एक नई फाइल बनाते हैं या एक फोल्डर बनाते हैं कॉन्फ़िग का। कहाँ पर रूट पे बनाना चाहते हैं जी हम। तो मैंने फाइल यहाँ से पिक की, एक फोल्डर नया बना लिया कॉन्फ़िग। इस कॉन्फ़िग के अंदर मैं एक फाइल बनाना चाह रहा हूँ, उस फाइल का नाम हम रख लेते हैं db.php लेट्स सपोज, और उसमें हम डायरेक्टली ये कोड कॉपी कर लेते हैं। सर्वर नेम हमारा लोकल होस्ट ही है, यूजर नेम हमारा है जी रूट, पासवर्ड देते हैं db इज इक्वल टू, हमारी डेटाबेस का नाम क्या है जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो BSP है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेस PHP दे देते हैं। जब आप MySQL का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट PHP में डिफाइंड है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे इसके ऊपर अपना कर्सर लेते हैं तो आपको उसने बता दिया है कि होस्ट नेम, यूजर नेम, होस्ट नेम और सर्वर नेम एक ही चीज है, यूजर नेम, पासवर्ड और चौथी वैल्यू डेटाबेस की। अगर आप ये 4 वैल्यूज देंगे तो आपका कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 चीजें और है, पोर्ट और सॉकेट, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे चौथी वैल्यू भी साथ इस फंक्शन में पास कर सकते हैं, दैट इज db नेम। ठीक है, जब हम इसको पास करेंगे ये 4 वैल्यूज, तो ये एक ऑटोमेटिकली जब ये फाइल एग्जीक्यूट होगी एक कनेक्शन बनेगा, हम इस कनेक्शन को देख सकते हैं। मैं इस कनेक्शन को प्रिंट कराता हूँ। हमें सिंपली इस फाइल को रन करना है। इस फाइल को रन करने के 2 तरीके हैं, या तो हम लोकल होस्ट का यूआरएल लिखें। ठीक है, लोकल होस्ट का हम यूआरएल लिखें और उसके आगे कॉन्फ़िग का फोल्डर बताएं और db.php की फाइल चलाएं, जो कि मैनुअल तरीका है। हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं जी कॉन्फ़िग के फोल्डर में जाओ, उसमें db.php की फाइल पे आओ। तो ये उसने बता दिया जी कि ये एक्सेस डिनाइड फॉर रूट एट लोकल होस्ट पासवर्ड नो, और यहाँ पे उसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कनेक्शन का एक्सेस डिनाइड, उसने कह दिया कि भाई इसको एक्सेस नहीं है। अच्छा, एक्सेस क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास एम्प्स है और मेरे पास, आपके पास जैम्प होगा, जिनके पास एम्प्स है उनको पासवर्ड लाजमी देना है। तो मैं यहाँ पे MySQL पासवर्ड लाजमी दूंगा। जिनके पास जैम्प है उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका कनेक्शन वैसे ही बन जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, ये कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन MySQL आपके पास है, 5.0.12 वर्जन है और क्लाइंट वर्जन ये है, और आपके पास इस टाइम जो है वो 3 ओपन टेबल्स हैं, 64 क्यूरीज हैं आपके पास, और मतलब ये आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर किसी वजह से कनेक्शन नहीं बनता तो एरर आ जाता है। जैसे मैं ये यूजर नेम
यहाँ से एल रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे एरर आएगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप देखेंगे ना, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। मैं इसको प्री लगा देता हूँ, इको में प्री लगा देता हूँ। प्री लगाने से ये रीडेबल हो जाएगा। प्रिंट आर का मतलब होता है रिकर्सिव प्रिंट। रिकर्सिव प्रिंट का मतलब है अगर आप एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहे हैं या आप एक अरे प्रिंट करा रहे हैं तो जितनी देर तक अरे के सारे इंडेक्सेस नहीं प्रिंट होंगे, प्रिंट का फंक्शन चलता जाएगा। जैसे ही आखिरी इंडेक्स प्रिंट होगा तो प्रिंट का फंक्शन बंद हो जाएगा और प्री से क्या होगा कि वो रीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आपको स्ट्रेट लाइन में ये मिलेगा। माइस्क्ल का ऑब्जेक्ट जरूर बना है लेकिन कनेक्शन में एरर आ रहा है, एक्सेस डिनाइड का। तो आपने ये चेक लगाना है कि अगर तो कनेक्ट एरर नहीं है तो इसका मतलब है सक्सेसफुल कनेक्शन बन गया है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कनेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट, ये देखिए आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कोई भी आपने ये डाटा मेंबर्स होते हैं, नजर ये अरे की तरह ही आएगा आपको, लेकिन दीज आर डाटा मेंबर्स। तो ऑब्जेक्ट का कोई भी डाटा मेंबर आप डायरेक्टली उसका नाम लिखेंगे और उससे पहले एरो लगाएंगे। अगर ये अरे होती तो हम ये वाला साइन इस्तेमाल करते और ये एरो इस्तेमाल ना करते, इसमें ऐसे लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब ये अरे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए आपको एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करना है और आगे उस डाटा मेंबर का नाम देना जिसको आप चेक करना चाहते हैं। तो इन्होंने पहले ही कंडीशन लगाई हुई है, अगर कनेक्ट में एरर आ रहा है तो फिर डाई करवा दो और मैसेज दे दो कनेक्शन फेल्ड, अदरवाइज इको करवा दो कनेक्ट सक्सेसफुली। तो हम इस प्रिंट को खत्म कर देते हैं, हमें ये चेक ऑटोमेटिकली बता देगा कनेक्शन बन गया या नहीं बना, ठीक है। तो ये मैंने जो कोड कॉपी किया W3 स्कूल से, यहाँ पे पहले ही ये चेक लगा हुआ है, चेक कनेक्शन, ठीक है जी। रिफ्रेश करते हैं तो एक्सेस डिनाइड आ रहा है। उसका सोल्यूशन क्या है कि यूजर नेम पासवर्ड ठीक करें एंड रिफ्रेश करें। कनेक्टेड सक्सेसफुली, अब कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गया है तो अब अपनी डेटाबेस के साथ क्यूरी करके डाटा ले सकते हैं। तो हम नॉर्मली पीएचपी के प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं कि एक ही कनेक्शन फाइल बनाते हैं और उसको हर फाइल के स्टार्ट में इंक्लूड करवा दिया करते हैं। तो अभी क्योंकि हमने डैशबोर्ड पे डाटा रीड करना है तो हम पीएचपी की एक फाइल को दूसरी फाइल में इंक्लूड करवाते हैं इंक्लूड के कीवर्ड से। इंक्लूड, आगे सिंगल कोट्स और आगे अपनी फाइल का पाथ दे देंगे। कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर db.php की फाइल है, आप इसको इंक्लूड कर लो चलाते हुए। जब आप भी इसको इंक्लूड करेंगे तो फिर ये कनेक्टेड सक्सेसफुली आपके डैशबोर्ड पे भी प्रिंट हो रहा होगा। ये आ रहा कनेक्टेड सक्सेसफुली, इसका मतलब आपकी फाइल वो वाली इंक्लूड हुई, कनेक्शन बना और आपको उसने बता दिया कि कनेक्शन आपका चल रहा है। अब क्योंकि कनेक्शन चल रहा है तो मुझे कनेक्टेड सक्सेसफुली की जरूरत नहीं है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं डैशबोर्ड डॉट पीएचपी में आके अब यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ जिससे मैं डाटाबेस से कनेक्शन ले सकता हूँ। और दूसरी चीज, जब पहले हम लोग यूजर नेम रीड कर रहे थे, मैंने बोला था दो फाइल्स को आपस में कनेक्ट करना है, उनका रेफरेंस देना है। तो ये एक रेफरेंस का तरीका है कि आप एक फाइल को दूसरी फाइल में, पीएचपी की एक फाइल को दूसरी फाइल में चला सकते हो। जब आपका ये वाला कोड यानी पीएचपी की ये वाली फाइल चलेगी, मैंने बोला था लाइन टू लाइन इंटरप्रिटेशन होती है। पहली लाइन चली, यूजर नेम का यूआरएल में यूजर नेम आ रहा है, पिक करेगा, उसके बाद इस फाइल को इंक्लूड करेगा, इस फाइल में इस लाइन से स्टार्ट कर देगा। अब ये जितने भी वेरिएबल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये थ्रू आउट दिस फाइल एक्सेसिबल है, यानी मैं पीएचपी की इस फाइल में इस फाइल के सारे वेरिएबल्स रीड कर सकता हूँ। ये कनेक्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो आगे जितनी भी क्वेरीज हमने करनी है वो सारी हमने इस कनेक्शन के थ्रू ही करनी है और इसके साथ ही हमने काम करना है। सो इट वाज इट फॉर टुडे। जो डाटा रीड करने वाला प्रोसेस है उसके ऊपर हम कल काम करेंगे और डेटाबेस के टेबल से डाटा रीड करेंगे और एक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हम टेबल प्रिंट करा देंगे जिससे हम सारा डाटा एक टेबल का देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने ये काम करना है, प्रोजेक्ट की बेस बनाएं, लॉगिन फॉर्म बनाएं, लॉगिन करवाएं, उसको डैशबोर्ड पे लेके जाएं, यूजर नेम का जो भी करंट यूजर नेम है वो प्रिंट करवाएं और डेटाबेस का कनेक्शन बना के इस फाइल को डैशबोर्ड में इंक्लूड करें और कनेक्टेड सक्सेसफुली तक चेक कर लेंगे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद हम आगे काम कंटिन्यू करते हैं कल। जी मैं ऐड कर देता हूँ, मैं मास्टर में ही कोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना हो कल को मेरी ब्रांच चेंज हो, आपको कोड ना मिले। तो आप जब मेन फाइल डाउनलोड करेंगे आपको कोड मिल जाया करेगा।
ठीक हो गया जी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। एक काम था, करें, मैंने आपको काम करने से तो नहीं रोका। क्या ख्याल है अब्दुल्ला साहब? लेक्चर भी शेयर करवा दें। चलें, मैं अपने टीम को बोलता हूँ कि इसको शेयर कर दें। इससे लेक्चर अपलोडेड है जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था। हाँ, फाइवर का लिंक अटैच करने के बारे में बताना था। तो आप फाइवर के ऊपर लेट्स सपोज जाते हैं और आपकी प्रोफाइल अगर ओपन है, अगर मेरी प्रोफाइल ओपन है, जैसे मेरी प्रोफाइल ओपन है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपने यूजर नेम पे क्लिक करूंगा तो मेरी प्रोफाइल आ जानी चाहिए, या ये प्रोफाइल का यूआरएल है, इस पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पर टॉप पे ये ये नहीं आना चाहिए। आपने ये कॉपी करना है और आपने जाके उस जो आपके साथ मैंने शेयर किया है फेसबुक के ऊपर फॉर्म, उस फॉर्म में फाइवर में यूआरएल आपने लिख के एंटर करना है। इस तरह आपका फाइवर का यूआरएल सबमिट हो जाएगा। सेम फॉर अपवर्क यूआरएल, आपने अपवर्क के अंदर लॉग इन करते हैं तो वहां पे आपकी सेकंड या थर्ड मेन्यू में प्रोफाइल का लिंक होता है, उस पर जाके आपने उसका भी यूआरएल कॉपी करना है और फॉर्म में सबमिट करना है। दैट्स इट। जिनकी अपो की आईडी भी नहीं बनी, फौरन से अपनी आईडी कंप्लीट करें और उसको फॉर्म को सबमिट करें। जिनकी बन गई है वो आज ही सबमिट करें। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मे बी इस सैटरडे को मैं लेक्चर एक एडिशनल ऐड करूंगा जिसमें आई एम गोइंग टू जिसमें मैं वर्डप्रेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इस पूरे वीक में मैंने पीएचपी क्रड क्रिएट अपडेट डिलीट मैं कल कोशिश करता हूँ। अभी लास्ट लेक्चर था ज्वाइन वाला, मैं पीएचपी के जो क्रड है ना वो इस वीक में कंप्लीट करवा के सैटरडे को मैंने वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन के ऊपर 3 घंटे की क्लास देनी है, जिसमें एक ब्रेक होगी 10 से 15 मिनट की और कंटिन्यूस 1.5 घंटे के समझ में 2 लेक्चर उसमें अटैच होंगे। ठीक है, इधर आके आपने ये फाइवर का यूआरएल यहाँ पे ऐड कर देना है फॉर्म फिल करते हुए। अपवर्क में ये दोनों रिक्वायर्ड हैं, फाइवर एंड अपवर्क, तो ये दोनों आपके होंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट होगा। तो अपवर्क आज ही कंप्लीट करें, अपना प्रोफाइल अपनी अप्रूव कराएं, यूआरएल यहाँ पे ऐड करें और अब इस फॉर्म को सबमिट करें। इस फॉर्म को कंप्लीटली सबमिट करेंगे तो आपका रिकॉर्ड मेरे पास आएगा, तब मैं आपकी प्रोफाइल चेक करूंगा। सैटरडे का मैं कंफर्म करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें 1.5 घंटे के 2 लेक्चर्स होंगे जिसमें मैं वर्डप्रेस थीम की बेसिक्स बताऊंगा कि थीम काम कैसे करता है, किस किस तरह से फाइल्स हमारी चल रही हैं, किस ऑर्डर में चल रही हैं, डिवीजन उनकी कैसे है, और वर्डप्रेस की अपनी पीएचपी लेयर कौन सी है जिसको इस्तेमाल करके हम वर्डप्रेस पे कोड कर सकते हैं। नहीं, ये आप इसको अभी के लिए एम्प्टी छोड़ देंगे। फ्रीलांसर का अकाउंट हमने बनाना है, जब बना लेंगे तो फिर उसका लिंक आप एडिट करके सबमिट करा सकते हैं। ये दो रिक्वायर्ड है, अपवर्क एंड फाइवर। तो ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। इन दोनों को क्रिएट करके लिंक्स ऐड करके आपने अपडेट करना है। सैटरडे का मैं बता रहा हूँ कि 3 घंटे की मास्टर क्लास होगी। उसमें हम लोगों ने वर्डप्रेस बेसिक्स, वर्डप्रेस थीम बेसिक्स, थीम फाइल्स डिवीजन, हाउ टू कोड, डेटाबेस कैसे कनेक्टेड है, कौन सी क्लासेस हैं, बेसिक विजेट्स कौन से हैं। मैंने 3 घंटे में काफी सारी चीजें बतानी है। तो मेक श्योर कि इस वीक में आप डेडिकेटेडली पीएचपी का काम साथ साथ करें ताकि सैटरडे को जब वर्डप्रेस की क्लास हो तो आप परेशान ना हो और मंगल से या बुध से हम लोग प्रपोजल
भेजें, प्रपोजल सबमिशन स्टार्ट कर दें वर्डप्रेस का। मैं क्लास टाइम और सारी चीजें डिस्कस करके अपने लाइन मैनेजर से तो फिर आपके साथ शेयर करूंगा कि किस टाइम हमारी क्लास होगी, बट इट वुड बी एक्सटेंडेड 3 आवर्स लेक्चर, जिसमें काफी सारी डिटेल में चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये अंदाजा है कि डेली बेसिस पे हमारे पास इतना टाइम नहीं निकल पा रहा और चीजें काफी सारी अनकवर्ड है। तो मैं चाह रहा हूँ कि स्पीडीली हम इस सेक्शन को कवर करें और अपवर्क से हम लोग जॉब गेट करना शुरू करें, चाहे उस पर हमें फ्रंट एंड का छोटा मोटा काम मिल जाए वर्डप्रेस पे, कोई प्लगइन्स को यूज करके साइड बनाने का काम मिल जाए, कोई डीबगिंग का काम मिल जाए, वी शुड स्टार्ट गेटिंग वर्क नाउ। ठीक है, इट्स ऑलरेडी द टाइम के अब हम मजीद डिले नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? सो पीएचपी का जो रिक्वायर्ड पोर्शन है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डाटा लेने का, इंसर्ट अपडेट करने का, वो इस वीक में मैं स्लोली स्लोली आपके साथ कवर कर दूंगा। एंड व्हेन वी मूव टू वर्डप्रेस, उस एक लेक्चर में बहुत सारी चीजें होंगी जिसने वो लेक्चर जो है वो अटेंड कर लेना सैटरडे का। मेरा नहीं ख्याल कि उसको वर्डप्रेस में कोई मसला रहेगा आने वाले टाइम में। काफी डिटेल में वो चीजें शेयर करने वाला हूँ, और सैटरडे का ये मेरे लिए इजी होगा, क्लास टाइम अपनी मर्जी का मेरा होगा, और उसमें ये होगा कि मैं आपके साथ मैक्सिमम नॉलेज शेयर कर दूंगा सेम डे में। एक ही क्लास में आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी एंड देन थिंग्स विल वर्क आउट। या तो साथ ही हम लोग फाइबर की भी एक दो गिग्स जो है उनको लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कि वर्डप्रेस 3 की बेसिक्स आपको बता के, कस्टमाइजेशन बता के, थोड़ा सा नीश साइड पे आऊं कि कौन कौन सी नीश है जिसमें आप फाइबर पे काम ले सकते हो, और जो सिंपल हम क्लासेस करेंगे उनकी बेसिस पे आप अपवर्क पे काम ले सकते हो, जो डेली लेक्चर होंगे। शाम 5 से पहले मेरा ख्याल है कुछ 3 से 6 का कुछ टाइम शायद हो, या 6 से 8 9 का मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप में, आपको पहले बता दूंगा, बट आई हैव टू टॉक इट टू माय टीम फर्स्ट, और उसके बाद मैं आप लोगों को कंफर्म बताऊंगा। ठीक है? नहीं, अर्ली मॉर्निंग ही होगा। चले जी, इस लेक्चर को मैंने मैसेज कर दिया अपने टीम को कि शेयर कर दें। और जॉइंट्स वाला लेक्चर कौन सा है आप लोगों का? इफ यू गाइस रिमेंबर द लेक्चर नंबर। फ्राइडे का था। चले, मैंने बोल दिया पिछले दोनों लेक्चर, ये वाला लेक्चर ग्रुप में अपलोड हो जाएंगे। मैंने सिंपल यहाँ पे आपको लिख के बताया, मैं अपनी रिपोजिटरी यहाँ पर लिंक शेयर कर देता हूँ। ये रेपो है। आपने सिंपली जब आप इस लिंक पे आएंगे, यहाँ क्या आके आपने मेक श्योर कि आप मास्टर ब्रांच में है, और कोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड जिप कर लें। कोड आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया कोड, स्टार्ट डाउनलोडिंग करूंगा, कोड मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये यूआरएल मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ। जी बस इतनी सी कहानी है। स्लाइडर के लिए भाई ओवल कैरोसल, ठीक है। यहाँ पे जाएं, आपको स्लाइडर मिलेगा, आपको फ्लेक्स स्लाइडर पे स्लाइडर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। ये वर्डप्रेस का मेरा ख्याल है। और फिलहाल ये दो मेरे ज़हन में है। इसके अलावा वो स्लाइडर होता है, ये भी आई थिंक वर्डप्रेस का है।
और फ्लैक्स, ओवल, जेक्यूरी स्लाइडर अगर आप देखते हैं तो आपको काफी सारे मिलेंगे। जेक्यूरी यूएस स्लाइडर, अमेजिंग स्लाइडर, जेक्यूरी, इस पे बहुत सारा सोर्स पड़ा हुआ है। ये स्लाइड, ये दूसरा स्लाइडर निकला है, बटन वाली स्लाइड निकल आई है। यहाँ पे आपको कुछ स्क्रिप्ट मिलेंगे, जेक्यूरी इमेज गैलरी, जेक्यूरी लाइट बॉक्स स्लाइडर भी है एक, इसमें से कोई आप चूज कर सकते हो। ये सारे स्लाइडर ही हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अब मेक श्योर यू गाइस डू इट ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि आप लोगों को कोई इश्यूज ना आए और मुझे आप लोगों के लिए अब वेट ना करना पड़े कि सर यहाँ पे रुक जाएं और ये छोड़ दें और ये कर लें। अभी जिस बंदे ने साथ साथ ये काम कर लेना है, आई कैन गारंटी दैट ही और शी कैन वर्क एट एनी लेवल। You can work with a remote team, you can work with a local team, you can work in a local software house, you can work on Fiverr, Upwork, freelancer, whatever the platform is, if you have skill। तो चीजें साथ साथ करते जाएंगे तो इंशाल्लाह you'll be in a good place। ठीक है, I'm gonna end this here। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो you guys can text me inbox at messenger, और you can post in the group, और वहां पर मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और मैंने जिनको बोला था मेरे साथ कोऑपरेट करने का, मेरे साथ किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, ना किसी फीमेल मेंबर ने, ना किसी मेल मेंबर ने। मैंने इनको स्लैक में भी ऐड किया, नो रिस्पॉन्स, विच इज अ वेरी बैड थिंग कि आप थोड़ा बहुत टाइम भी नहीं निकाल पा रहे। या आपको पता है डेली बेसिस पे अगर कोई एक्टिविटी है तो यू गाइस कैन टेक्स्ट मी कि आज के लिए अगर कोई काम है तो बता दें, तो मैं आपको बता दूंगी कि आज ये काम करना है। अब देखिए, आपने ये अपडेट अब मुझसे खुद लेनी है, ठीक है, और आपने खुद कनेक्टेड रहना है। मैं बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होता हूँ, मेरे पास टाइम पहले बहुत शॉर्ट होता है, तो मेरे माइंड में चीजें होती हैं लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता कि किसी को मैसेज करके बोलूं कि ऐसे नहीं ऐसे कर दो। ठीक है, तो आपने खुद मुझसे डेली बेसिस पे पूछना है, अगर कोई चीज है, कुछ चीज चेक होने वाली, कोई असाइनमेंट पेंडिंग है, उससे रिलेटेड सारी चीजें ये लास्ट में। असिस्टेंट, नहीं भाई, मैं असिस्टेंट्स नहीं रख सकता। मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं असिस्टेंट्स रखूँ। बहरहाल, आप लोगों का मेरा ख्याल है कि ये जो है ना ग्रुप ऑब्स्टेकल फ्री चलना चाहिए, इसके लिए मुझे एक आधे मेंबर की आपकी सपोर्ट चाहिए, ताकि टाइमली चीजें सबमिट होती रहे। चलें, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। जी आयशा नसीर, रेज योर हैंड। ओके, सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज।